गुड मॉर्निंग जी, आफ्टरनून। सुनो जरा ध्यान से। चैप्टर नंबर है 5। बार बार बच्चों को इस चैप्टर में दिक्कत आती है, और दिक्कत इसलिए आती है वो पूरे चैप्टर को खराब बोलते हैं। पूरा चैप्टर कभी खराब नहीं होता, उसमें कुछ पार्ट ट्रिकी होते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हर बार बच्चे से पूछो तो वो दो ही चैप्टर बताएगा। एक तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन बड़ा है अगर उसने ढंग से नहीं पढ़ा तो, और उसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर और डिविडेंड डिसीजन, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। कई बात समझ में कि ऐसे फॉर्मूले बने हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मूले की ड्राफ्टिंग समझ लेंगे कि ये इसलिए बने हैं। अगर मैं आपको एक सिचुएशन में डाल दूं तो आप ये बोलेंगे इसके अलावा कोई और तरीका हो ही नहीं सकता, तो फिर तो रटना नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपसे बोलूं एक सिचुएशन देखिए जरा इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ, और एक ही तरीका है निकालने का, तो वही फॉर्मूला है। क्या ये बात समझ? तो फॉर्मूले का मतलब है जब कुछ ना मिले तो काम ऐसे ही होगा, इसलिए फॉर्मूले बने हैं आपके। क्या ये बात समझ में आती है? तो चैप्टर में कुछ भी दिक्कत नहीं है, और इसके लिए हमने किया है इसकी बाइफ्रिकेशन। कि इस चैप्टर में इतने कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। अब कई बच्चे क्या कहते हैं कि इसमें आर्बिट्रेज प्रोसेस का क्वेश्चन आता है इसलिए चैप्टर मुश्किल है, एमएम अप्रोच का क्वेश्चन आता है इसलिए चैप्टर मुश्किल है। लेकिन चैप्टर में तो वैरायटी बहुत ज्यादा है। 90% चैप्टर इससे आसान चैप्टर पूरे आपके। डेटर्स मैनेजमेंट भी नहीं है इससे आसान चैप्टर। पढ़ा है ना डेटर्स मैनेजमेंट में फैक्टरिंग वगैरह वाला पॉइंट आ जाता है, कितना पैसा रिजर्व के लिए रोक लिया, कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग वगैरह। हाँ जी, ये नया चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर। ये देखो पहले ही बताया ना, चैप्टर नंबर 5 कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, जब शादी में से आते हैं ना तो यही दिक्कत हो जाती है। चलो कोई बात नहीं। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में कितने कैटेगरी के क्वेश्चन मैंने आपको बताए। देखो पहले कौन सा है, डेट। ये 12th क्लास में सिखाया जाता है कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में इतना डेट है, इतना इक्विटी, तो कितना ब्याज होगा, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होंगे, ईबीआईटी से लेके ईपीएस तक एक पूरी स्टेटमेंट बना दीजिए। थोड़ा सा डेट बढ़ाएंगे तो क्या ईपीएस कम होगा या ज्यादा होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर दिया होता है अलग अलग। एडिशनल फंड्स रेज करने होते हैं तो कहां से लेंगे तो ईपीएस ज्यादा आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो पहला वाला क्वेश्चन सब कुछ गिवन होगा, ईपीएस निकालना है। इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। दूसरा इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि देखो अलग अलग ऑप्शंस पे अलग अलग ईपीएस आएगा। किसी में ज्यादा डेट ले लोगे तो हो सकता है ईपीएस बढ़ जाए, बहुत ज्यादा ले लोगे तो ईपीएस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है। तो इंडिफरेंस पॉइंट ये कहता है कि हम आपको एक ऐसा ईबीआईटी का लेवल देंगे, ऐसा कमाल का ईबीआईटी देंगे कि अगर आप इतना ईबीआईटी अचीव कर पा रहे हैं, इतना अर्न कर पा रहे हैं, तो स्ट्रक्चर से कोई फायदा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप 90% इक्विटी ले लो और 10% डेट ले लो, चाहे आप 50% इक्विटी ले लो 50% डेट। मतलब ये इतनी कमाल की चीज है। वो कहते हैं अगर आपके यहाँ पर ईबीआईटी का लेवल ये है तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, किसी भी जैसे बीईपी होती है। लेकिन इसमें बीईपी का मतलब ये है कि हर एक ऑप्शन में लास्ट में क्या सेम आएगा, ईपीएस। तो क्वेश्चन करेंगे भी और इसे वेरीफाई भी करेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? बिल्कुल बिल्कुल सरल और बिल्कुल इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगले कहां पर पहुंच गए हम? बीईपी का क्या मतलब होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या मैंने ईपीएस का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस बोला है? नहीं। तो इस वाले में तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन नहीं है, ईपीएस सेम आएगा, बस ये बोल रहे हैं। यहां पर कह रहे हैं कि ऐसा केस जहां पर आपका जो प्रॉफिट है वो आपके फाइनेंस के खर्चों को मीट कर ले, बस। अब फाइनेंस के कितने खर्चे होते हैं बताइए? दो। कौन कौन सा? इंटरेस्ट और प्रेफरेंस का डिविडेंड। इक्विटी वालों को तो कुछ ना भी मिले तब भी चल जाएगा। तो अगर मैं बोलूं क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो जितने का ब्याज होगा उतना ही आपका फाइनेंशियल बीईपी। और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो क्या होगा वो बताऊंगा मैं आपको। थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूं जब क्वेश्चन को शुरू करें। और लास्ट पे कौन सा है? थ्योरीज है। थ्योरीज किसकी? कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज। अब देखना जरा ध्यान से, इसमें मैंने कैटेगरी बनाई। पहली कैटेगरी कौन सी? एनआई अप्रोच का मतलब होता है नेट इनकम अप्रोच। दूसरी अप्रोच कौन सी है? एनओआई अप्रोच। ये कौन सी इनकम है? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है? ट्रेडिशनल अप्रोच। और नेक्स्ट कौन सी है? एमएम अप्रोच। यहां पर बच्चे फंसते हैं एमएम अप्रोच के अंदर, ठीक है। और एमएम अप्रोच के भी दो चीजें होती है, कौन कौन सी? विदाउट टैक्स और विद टैक्स। जो विदाउट टैक्स वाली है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे एनओआई अप्रोच। तो इसका मतलब एनओआई अप्रोच पढ़ लोगे तो एमएम का भी विदाउट टैक्स वाला हो जाएगा। इसका मतलब पूरे चैप्टर में अगले 1 घंटे में मैं आपको ये सारी थ्योरीज और सारे क्वेश्चन करा दूंगा, 1 घंटे के अंदर मात्र। ये पूरा चैप्टर समझा जा सकता है। एक पार्ट रह जाएगा बस आपका, कौन सा वाला? विद टैक्स वाला। उसको अलग से क्वेश्चन करेंगे। आर्बिट्रेज प्रोसेस का कंसेप्ट होता है जिसमें बार बार बच्चों को डाउट आता है, वो वाला पॉइंट करेंगे और चैप्टर हो जाएगा समाप्त 2 क्लास के। अगली क्लास का भी सिर्फ आधा घंटा लगेगा मैं, और चैप्टर समाप्त कर देंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन पे एग्जाम वगैरह के क्वेश्चन करेंगे। तो क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? तो पूरा चैप्टर कैसे कैसे जा रहा है। जैसे ये वाला तो आसान वाला पार्ट है, इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। मुश्किल बच्चों को इस पार्ट में आती है, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं पहले इन तीनों को कराऊंगा आपको, फिर उसके बाद ले जाऊंगा ईबीआईटी, ईपीएस, इंडिफरेंस पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। मुश्किल वाला हिस्सा ये है जो फॉर्मूला ऊपर बेस्ड होते हैं। क्या ये बात समझ में? अब देखो मैं इसे समझाने जा रहा हूं आपको। यहां पर मैं एक
इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं, उस इनकम स्टेटमेंट से मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। देखिए छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बनवाइए जिसमें कोई प्रेफरेंस वगैरह नहीं है, तो कहां से शुरू होगा? ईबीआईटी में से क्या माइनस कर दूं? इंटरेस्ट में से क्या माइनस कर दूं? फिर उसके आ जाएगा ईबीटी, फिर क्या माइनस कर दूं? टैक्स, तो क्या आ जाएगा? ईएटी बोल दूं या नेट अर्निंग्स बोल दूं, क्या एक ही बात है? नेट अर्निंग्स। और इसे डिवाइड करते हैं किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो क्या आ जाता है? ईपीएस। अब सुनो जरा ध्यान से, क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, सुनो जरा ध्यान से। ये के ही है, ये मतलब नेट अर्निंग्स है, तो इसका पैसा किसको मिलेगा? इक्विटी वालों को। क्या ये बात समझ में है? तो इसका मतलब नेट अर्निंग्स का रिलेशन किससे होता है? के से। ये इंटरेस्ट है, ये किसको मिलेगा? डिवेंचर वालों को, तो इसका रिलेशन किससे है? केडी से। ईबीआईटी किसको मिलेगा? डिवेंचर वालों को भी और इक्विटी वालों, यानी ये पूरे फर्म का प्रॉफिट होता है, इसे फर्म का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, तो इसका रिलेशन किससे है? केओ से। समझ में आती बात? अब ये सारे जो अप्रोचेस जो हमने मैंने आपको बताई, नेट इनकम अप्रोच, और ये अप्रोच आ रहा है क्या? ये अप्रोचेस का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन का मतलब बताता हूं मैं, क्वेश्चन देखो कितने आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान के चलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्वेश्चन का ओवरऑल जो कैपिटल है, मान लीजिए फर्म का ओवरऑल जो कैपिटल है वो है 15%, जिसमें किसी भी रेशियो में रहा होगा, केडी आया था 10% और ये आया था 20%। क्या ये बात समझ में? अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से चलेंगे, जरा ध्यान से देखिए। सभी में वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालें। क्या निकाली है? वैल्यू ऑफ फॉर्म। पहले मैं चलता हूं पहली अप्रोच से। पहली अप्रोच का नाम बताओ, क्या पढ़ा था हमने? एनआई अप्रोच। एनआई अप्रोच को क्या कहती है? नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच का मतलब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? केई गिवन होगा या केओ गिवन होगा? नेट इनकम का मतलब क्या होता है? केई गिवन होगा, इसी का मतलब है। ठीक, तो मैंने कहा अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। ये देखिए, मैंने कहा केई गिवन होगा तो मैं पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालूंगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी? उनको मिलने वाली अर्निंग्स को ऊपर रखो और उनका रेट क्या था उसे क्या बोलते हैं? के ई। तो क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल जाएगी? उनको मिलने वाला प्रॉफिट प्लस उनको मिलने वाला रेट। अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आ जाएगी? यस। जब मेरे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, डेट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी बताइए? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। इन दो चीजों को अगर आप ऐड कर दें। थोड़ा सा स्लो चल रहा है आज आपका नेट, ऐसा क्यों? वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट को अगर मैं प्लस कर दूं तो आंसर किसका आ जाएगा? वैल्यू ऑफ फर्म का। ये कौन सी अप्रोच कहती है? नेट इनकम अप्रोच। अब मान लीजिए अगर मैं आपसे बिना किसी फॉर्मूले को पढ़ाए, जरा ध्यान से समझना, अब मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है, फॉर्मूला आप बनवाना मुझसे। मैं अप्रोच का नाम बता रहा हूं आपको, नेट ऑपरेटिंग इनकम, एनओआई अप्रोच। एनओआई अप्रोच का मतलब क्या है? क्या ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने वाला पैसा है या सभी को मिलने वाला पैसा है? सभी को मिलने वाला पैसा है, तो इसका मतलब पहले तो इसमें वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगा। कैसे आप बताओ? यानी केओ से, यानी कि नीचे डिवाइड किससे होगा? केओ से। अब बताओगे केओ वालों लोगों को मिलने वाला प्रॉफिट का क्या नाम था? ईबीआईटी। जो सभी को मिल रहा है वो क्या है? ईबीआईटी। जो इक्विटी को मिल रहा था वो क्या था? नेट अर्निंग्स। तो क्या इस तरीके से निकाला जा सकता है? यस। अब मेरे पास क्वेश्चन में फिर से वैल्यू ऑफ डेट होगा, तो मैं क्या निकाल लूंगा? तो यानी कि वैल्यू ऑफ फर्म में से माइनस कर दूंगा वैल्यू ऑफ डेट, तो क्या आ जाएगी? वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी अप्रोच अपनानी है? तो पहली चीज, या तो क्वेश्चन में बोलेगा। दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन में बोलेगा नहीं तो मैं देखूंगा नेट अर्निंग और के गिवन होगी तो कहां से शुरू करूंगा? एनआई अप्रोच से। क्या ये बात समझ में आई? और खाली ईबीआईटी गिवन है और केओ गिवन है, तो किससे शुरू करेंगे? नेट ऑपरेटिंग। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो दो अप्रोच का मैंने आपको पहले बताया है। कौन सी अप्रोच? आ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बंद तो नहीं करते तुमने? और हाँ, चलो चलो चलो, सुनो 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 सुनो। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है, जरा ध्यान से देखिएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, खुद दिमाग लगाओ और निकालो।
इसका मतलब ये दोनों अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन है। वो कह रहा क्वेश्चन बोलेगा नहीं कौन सी अप्रोच बनाओ, बस आपको जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिल जाए आप वैल्यू तक पहुंच जाइए। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। क्या कुछ बदल रहा है स्क्रीन पर? इससे तो बड़ी दिक्कत हो गई। क्या कह रहा है? इलस्ट्रेशन 1 दिखाई दी आपको? ठीक। रूपा लिमिटेड की EBIT कितनी है? 5 लाख। कंपनी के पास 10% 20 लाख के डिबेंचर्स हैं। सुनना जरा ध्यान से, रुक जाओ अभी सॉल्व मत करो, 1 मिनट साथ में चलो, बस 2 मिनट की बात है। द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट क्या है? मेरा मन कर रहा है मैं इसे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच से सॉल्व करूं, क्या मैं कर सकता हूं? क्यों क्यों क्यों? मुझे EBIT तो गिवन है लेकिन KO नहीं गिवन। फिर मैंने कहा मेरा मन कर रहा है नेट इनकम से सॉल्व कर दूं, लेकिन मुझे क्या नहीं गिवन? क्या नहीं गिवन? नेट इनकम नहीं गिवन। लेकिन क्या नेट इनकम निकाली जा सकती है? यस, नेट इनकम निकाली जा सकती है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, एक सेकेंड। हेलो, मैं बोल रहा हूँ EBIT कितना है? 5 लाख। एक सेकेंड, एक बज गया। तो EBIT में से माइनस किया हमने इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने का है? 2 लाख का। तो मैंने 2 लाख का इंटरेस्ट माइनस किया तो क्या बच जाएगा मेरे पास? और ये अजम्पशन फॉलो करते हैं कि टैक्स नहीं है। अब क्वेश्चन में टैक्स नहीं है तो मैं क्या करूंगा बताओ? तो इसी को नेट अर्निंग मान लेंगे। EBT को ही मैं अपनी नेट अर्निंग्स मान लूंगा और अमाउंट कितनी आ जाएगी? 3 लाख। अब मैं इस नेट अर्निंग को किससे डिवाइड करूं? KE से। मैं कौन सी अप्रोच फॉलो कर रहा हूं वो छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई और ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसे सॉल्व करने का? कई बार बच्चे कहते हैं सर अप्रोच में कंफ्यूजन हो जाती, ऑपरेटिंग कौन से सॉल्व करें, इसमें दिक्कत आती है, इस चैप्टर से भागते। क्या आपको कोई और ऑप्शन दिखाई दे रहा है? नहीं, ये तो कहने वाली बात है कि अप्रोच क्या सॉल्व करो, इसे ऐसे ही सॉल्व होगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो मैंने कहा KE से डिवाइड कर दे, देख लिया। वो दे देते हैं ऐसे, होगा तो नहीं? KE कितना है? 16%। तो बताइए वैल्यू ऑफ फर्म कितनी? इक्विटी कितनी हो गई? 18,75,000। अब सवाल ये आया कि मुझे अगर वैल्यू ऑफ फर्म तक पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा बताइए? वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। चल रहा है क्या ये? उसे एक बार स्टॉप करना है, इसको फिक्स करते हैं पहले। भाई गड़बड़ मत करना तुम पहले। वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है जल्दी से बताइए? 18,75,000। वैल्यू ऑफ डेट क्या क्वेश्चन में गिवन है? अगर मैं आपसे कभी बोलूं वैल्यू ऑफ डेट क्वेश्चन में ना गिवन हो तो क्या बुरा मान जाएंगे? क्या नहीं, इंटरेस्ट रेट गिवन होगा और इंटरेस्ट गिवन होगा तो वैल्यू डेट वैसे भी निकाल लेंगे। बताइए कितना आएगा? 38 लाख। मुझे नहीं पता मैंने क्वेश्चन ने किस अप्रोच से बोला था मुझे सॉल्व करने के लिए, मैंने तो सॉल्व कर दिया और आंसर भी निकाल दिया होगा। 38,75,000। तो अप्रोच पे तो जाना ही नहीं है आपको, अप्रोच का क्वेश्चन सॉल्व भी वैसे होगा। बात समझ में आई या नहीं? पक्का? ये इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट थी। नेक्स्ट आगे बोला था क्या क्वेश्चन ने? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है, निकाल दिया हमने। उसने कहा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। मैंने कहा सुनो जरा ध्यान से, नहीं वैल्यू ऑफ फर्म जब मैंने कहा WACC की तरह ही है। जब मैं वैल्यू ऑफ फर्म निकालता था तो मैं फॉर्मूला लगाता था EBIT अपॉन KO। आज मुझे क्या निकालना है? KO। तो कितना कमा रहे हैं, कितना लगाकर, कितना लगाया है मैंने वैल्यू ऑफ फर्म में? 38,75,000। और EBIT में कितना कमा रहे हैं? 5 लाख। पहले इस चीज को समझ पा रहे हो? WACC ही निकालोगे, फॉर्मूले से भी निकल जाएगा। फॉर्मूले से निकल जाएगा तो 5 लाख डिवाइड बाय 38,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे तो रेट आ जाएगा 12.9%। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी इसलिए निकाल लिया हमने। समझ में आई बात? पक्का? कंफ्यूजिंग तो नहीं है? बिल्कुल भी सरल बात है, बिल्कुल जी। वैल्यू ऑफ फर्म और कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा बदल जाता है रेट वगैरह से, है ना। कमाई बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ फर्म तो बढ़ेगी ना, कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ी बढ़ेगी, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ी।
चलिए 2 पार्ट था और इनका भी 12.90 है। समझ में आई ये वाली बात। उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2। कौन सी अप्रोच है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, ना मुझे समझना है। क्या आपको इंटरेस्टेड है जब तक क्वेश्चन अप्रोच बोल नहीं रहा? नहीं। इंदिरा लिमिटेड हैज एन ईवीआईटी कितने का? 1 लाख का। द कंपनी मेक यूज ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी कैपिटल। द फर्म हैज 10% डिबेंचर्स ऑफ 5 लाख एंड फर्म्स इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। यानी ये क्या गिवन है? ये क्या चाहता है? मैं से कौन सी अप्रोच से फॉलो करूं? एनआई से। एनआई के लिए मुझे क्या चाहिए? नेट अर्निंग। नेट अर्निंग के लिए क्या मेरे पास ईवीआईटी है? हाँ, कितने का है ईवीआईटी? 1 लाख का। माइनस करेंगे इंटरेस्ट 50,000 का, तो बचे कितने? 50,000। क्या ये साथ साथ चल रहा है जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं? अभी तक तो चल रहा था। तो ये क्या बच जाएगा मेरे पास? नेट अर्निंग्स, क्योंकि टैक्स नहीं है, 50,000 का। फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे किससे? केई से। केई कितना था? 15%। तो 15% अगर केई है तो क्या निकल जाएगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल जाएगी। क्या ये बात समझ में है? कितना आएगा? ओहो, इतना सुंदर अमाउंट है, 3,33,333। यहाँ पर आगे बच्चे डाउट हो जाता, नहीं ऐसे तो नहीं आया था हमारे ट्यूशन में जब मैंने किया था, ठीक ठीक सी अमाउंट आ रही थी। ऐसे डरना नहीं है आपको, रेट से जब डिवाइड करते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ आ सकती है। प्लस अब मुझे निकालना क्या है? पहले क्वेश्चन से पूछ लो। कह रहा है टोटल वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, बताइए क्या? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी निकली? 3,33,333 और वैल्यू ऑफ डेट कितना है? 5 लाख। टोटल मिला के कितना आ जाएगा? 8,33,333। इसकी कमाई कितनी है? इसकी कमाई ओवरऑल फर्म का वैल्यू है ये, और ओवरऑल फर्म की कमाई कितनी है? पूरा ईबीआईटी इसी की कमाई है। तो क्या मैं केओ निकाल सकता हूँ? हाँ। 1 लाख की कमाई सभी की थी और सभी के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 8,33,000। कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे तो आंसर एग्जैक्ट आएगा। क्या मुझसे यही पूछा था? 2 ही आंसर पूछे थे, वैल्यू ऑफ फर्म और केओ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ में आ रही है बात? देखो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में, अगर ये चीज आप समझ गए कि कौन सी चीज, हालांकि इस पूरे अजम्पशन के दौरान टैक्स आएगा नहीं आपके एग्जाम में, लेकिन क्या ये बात समझ में आ गई है आपको कौन सी चीज किसकी है? अगर ये पता चल गया आपको तो चैप्टर में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आ गई बात समझ में? ठीक, आया तो नहीं? तो फिर कौन क्यों देख रहे हो? अच्छा, फिर से एक अप्रोच आई, पता नहीं कौन सी अप्रोच है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अमिता लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम कितनी है? ईबीआईटी 5 लाख के। फर्म का कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? 10%। एंड करंटली फर्म्स एम्प्लॉय कितना? 15 लाख। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है? अब सुनो जरा ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या बोला है? वैल्यू ऑफ फर्म। केओ गिवन है तो वैल्यू ऑफ फर्म ही पूछोगे। देखो इसका कुछ हिंट भी है, केई गिवन है तो क्या पूछेगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी। केओ गिवन है तो क्या पूछेगा? वैल्यू। सिंपल सी बात है। आगे हालांकि हम निकाल, और नेक्स्ट क्या पूछा है? क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी भी निकालनी पड़ेगी और उसके नेट अर्निंग्स वगैरह, लेकिन पहले मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ फर्म। सुनना जरा ध्यान से, आपके पास ऑप्शन क्या है वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का? कि आप यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू ऑफ इक्विटी वगैरह निकाल सकते हैं? नहीं, तो सीधा क्या निकालना पड़ेगा? पहले वैल्यू ऑफ फर्म। आते हैं वैल्यू ऑफ फर्म पे। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी बताइए? मेरे पास पूरा ईबीआईटी पड़ा है 5 लाख रुपए का, और केओ मुझे गिवन है कितना? 15%। उसके जैसी अमाउंट आ गई तो अब आपको लगना चाहिए कि हाँ हो सकता है ठीक आ रहा हो। अब कंपनी के पास डेट कितने का है? 15 लाख का, और इंटरेस्ट रेट कितना है? अब मैं अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं? यस, 33,33,333 और माइनस क्या कर दो इसमें से? 15 लाख जो कि क्या थे? डेट। तो क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल जाएगी कितनी? 18,33,333। क्या ये बात समझ आती है? उसके बाद मुझे निकालनी क्या है? के ई निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? नेट अर्निंग अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो के ई निकल जाएगा, या पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला रख के इधर उधर करके दिखाऊं? समझ में आ रहा है आपको? अब नेट अर्निंग कैसे निकलेंगी? 5 लाख माइनस ब्याज। कितने का ब्याज है? 1.5 लाख का ब्याज है, तो ये नेट अर्निंग बच जाएगी। टैक्स हमारे क्वेश्चन में होता नहीं है। डिवाइड बाय मेरे पास टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी मैंने अभी निकाली है 18,33,333 और मल्टीप्लाइड बाय 100 19.09। अब मेरे 2 आंसर्स थे, हमेशा आंसर को ब्रैकेट में बंद करके आइए। आपसे ये पूछा था और आपसे ये पूछा था, ये 2 आंसर है, वो चेक करेगा और आपको मार्क्स दे देगा। क्या ये बात समझ में आती है? उनका आंसर चेक कर लेते हैं। 33,333 और 19.09, बात खत्म।
मुश्किल तो नहीं है? पक्का? ठीक। और किसी क्वेश्चन में मैं बाद में ले जाऊंगा। अब आते हूँ वापस, हमने कहाँ से शुरू किया? क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ये भी हो गई। ट्रेडिशनल अप्रोच के क्वेश्चन भी मतलब यही सेम क्वेश्चन है। और कौन सा क्वेश्चन ट्रेडिशनल अप्रोच का था, हालांकि हमें तो पता ही नहीं चल रहा हम कौन सी अप्रोच से निकाल रहे हैं, लेकिन दिखा देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन। देखिए ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, तो जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 की थी हमने वो ट्रेडिशनल अप्रोच से थी। हमें क्यों लेना देना? कई क्वेश्चन लिखा हमने एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, कुछ नहीं, जो जो आता जा रहा है हम सॉल्व करते जा रहे हैं। और इनका स्ट्रक्चर भी यही कहता है और इन्होंने भी ऐसे ही निकाला है। क्या ये बात समझ में आती? पक्का? ठीक। नेक्स्ट आ गए, अब किस पे आए हम? नॉर्मल तरीकों से। एमएम अप्रोच को मैंने पूरा छोड़ दिया है। थ्योरीज वाले पार्ट में मैंने 3 थ्योरीज करा दी हैं आपको, जो दिखने में मुश्किल लगती हैं। कई बार क्वेश्चन आता है बच्चा पढ़ते ही छोड़ देता है उसको कि किस अप्रोच से सॉल्व करना है। आपको समझ में आ गया? छोड़ना नहीं है, इजी फ्री के 5 मार्क्स होते हैं। अब आते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आता है। यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है डेट इक्विटी ईबीआईटी इक्वेशन एनालिसिस से। खाली इंडिफरेंस पॉइंट पूछेगा या फाइनेंशियल बीईपी पूछेगा तो हो सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। क्या ये बात समझ में? तो एक क्वेश्चन करेंगे हम जिसके अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट तरीके से गिवन होंगे, ठीक है। जैसे जो करा रखा है जल्दी कराने के लिए कि मैं वही दिखा दूं। जैसे एग्जांपल है मेरे पास, एक क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से। क्या है? टोटल कैपिटल फर्म की है कितनी? 10 लाख की। और फेस वैल्यू कितनी है इक्विटी की? 10 रुपए। डिबेंचर किस रेट पे मिलते हैं? 10% पे। यहां तक कोई परेशानी नहीं? आगे चलते हैं। ऑल्टरनेटिव 1 क्या कहता है, ये पढ़िए। 20% डेट लो, इसका मतलब 80% इक्विटी। तो टोटल कैपिटल जब 10 लाख है तो ऑल्टरनेटिव 1 में 2 लाख का डेट होगा और 8 लाख की इक्विटी। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप? ऑल्टरनेटिव 2 में 4 लाख का डेट और 6 लाख की इक्विटी। 6 लाख का डेट, 4 लाख की इक्विटी। 40% के प्रेफरेंस, यानी 4 लाख के प्रेफरेंस। इसका रेट कितना है? 15%। 2 लाख और 4 लाख। क्या ये बात समझ में आई है? एक क्वेश्चन से इससे हम आगे के सारे कंसेप्ट सीखेंगे। आगे के सारे कंसेप्ट का मतलब इसी क्वेश्चन में निकालेंगे। क्या इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, इसी क्वेश्चन में सिखाऊंगा आपको कि फाइनेंशियल बीईपी क्या। एक क्वेश्चन का पहले अगर मैं आपसे ईपीएस निकलवाना चाहूं तो क्या आप निकाल सकते हैं? पहले हम बनाएंगे स्ट्रक्चर। आरओआई क्या है? आरओआई का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10 लाख। मैंने जो इसके अंदर लिखा हुआ है वही क्रॉस चेक करा दूं या अलग से सॉल्व कराऊं? जल्दी से बताइए। क्रॉस चेक कराऊं? क्रॉस चेक के लिए पहले आपसे निकलवाऊंगा, लेकिन क्या ये बात समझ में? अब देखिए जरा ध्यान से। पहले वाले केस में डेट कितना है वो छोड़िए, हर केस का ईवीआईटी बताइए। कैसे पता चला? हर केस में टोटल कैपिटल 10 लाख ही रहने वाली है, तो हर केस में 25%, यानी कि ये जो ईबीआईटी है ये तो सेम रहेगा, 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख। अब आते हैं ब्याज वाले केस पे। हर एक ऑप्शन का ब्याज निकालें। पहले ऑप्शन में कितने का डेट? 2 लाख का। रेट कितना? 10%, 20,000। दूसरे केस में 40,000। तीसरे केस में 60,000। चौथे केस में 30,000। 20, 40, 60, 20 माइनस कर दिया हमने। अब क्या माइनस करते हैं? टैक्स। क्या क्वेश्चन में टैक्स है? हाँ 50% का, तो मैंने 50% का टैक्स माइनस कर दिया। अब माइनस क्या करते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। यहाँ 1 - 6 मत कर देना, नॉर्मल प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट माइनस करनी है। प्रेफरेंस डिविडेंड है कितने के? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन में है ही नहीं। और 15% किसका निकालते हैं? प्रॉफिट का या प्रेफरेंस शेयर्स का? प्रेफरेंस शेयर्स का। ये पता है आपको कितना आएगा? 60,000 की प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट चली गई आपकी और माइनस कर दिया आपने, तो नेट इनकम बच गए। अब आते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पे। बताइए कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर? 10 रुपए का एक है। पहले वाले में 80, दूसरे वाले में 60, तीसरे वाले में 40 और चौथे वाले में 40। ठीक, उसके बेस पे हमने ईपीएस निकाल लिया। आई होप ये चीज तो आपको समझ में आती होगी, ईपीएस कैसे निकालें। और ऐसे क्वेश्चन आपने कर भी रखे होंगे बहुत सारे। अब आते हैं सवाल। अगर क्वेश्चन में ये आपसे पूछा है कि ये सारे मेरे पास फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स हैं, बताइए बेस्ट ऑप्शन कौन सा, तो ईपीएस के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? थर्ड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो हाईएस्ट ईपीएस जनरेट करता है। अब इन सभी ऑप्शंस के पीई रेशियो अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपको पीई रेशियो गिवन है, पीई रेशियो मींस प्राइस अर्निंग रेशियो, तो आप क्या करेंगे? इस ईपीएस को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? पीई रेशियो से, और जो आपका अमाउंट आएगा उसे क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। अगर क्वेश्चन में पीई रेशियो है तो आप जवाब देंगे मार्केट प्राइस के बेस पे। मतलब आपका जो फाइनल आंसर होगा विच ऑप्शन टू बी सिलेक्टेड, तो आपका आंसर किसके बेस पे होगा? मार्केट प्राइस पे। लेकिन अगर आप ऑप्शन किसके बेस पे देंगे? पी रेशियो है ही नहीं, तो ईपीएस के। अब आप बोलोगे सर प्राइस अर्निंग तो कंपनी का होता है, किसी ऑप्शन का थोड़ी ना। तो कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे हम डेट लेते हैं कि 10% डेट, 20% डेट, 30, 40, एक पॉइंट ऐसा होता है जिसमें प्राइस डाउन हो जाता है। वो आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी देखा है।
कि फर्म लाना चाह रही है एडिशनल फंड्स डिबेंचर के रूप में और इक्विटी का जो प्राइस है वो डाउन हो गया, तो ऐसा होता है यस। तो किसी ना किसी सिचुएशन में फर्म का पी रेशियो डाउन हो जाएगा। अब जिसमें ज्यादा डेट है उसी में ज्यादा ईपीएस अगर आ रहा है और इसका पी रेशियो डाउन हो जाए, मान लीजिए बाकी सब में 10 है और इसमें 5 हो जाए, तो चांसेस है ना। क्या ये बात समझ में है? तो अगर क्वेश्चन में पी रेशियो गिवन है तो आप मार्केट प्राइस के बेस पर डिसीजन देंगे, और पी रेशियो नहीं है तो ईपीएस के बेस पर डिसीजन देंगे। समझ में आ गई बात? ये पहला वाला केस था हमारा, कौन सा वाला? डेट इक्विटी वाला कंसेप्ट। अलग अलग ऑप्शन आएंगे, अलग अलग आंसर निकालेंगे। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपको कंसेप्ट बताता हूं मैं, कौन सा? फाइनेंशियल बीईपी वाला पहले बताता हूं। फाइनेंशियल बीईपी ये कहते हैं कि भाई साहब देखो, हमने बाहर वाले लोगों से पैसा लिया हुआ है, और बाहर वाले लोगों की जैसी बात कही, इक्विटी वाले साइड हो गए, इक्विटी वाले अपने लोग हैं। अब बाहर वाले लोग इसमें 3 हैं, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने हमें फाइनेंस नहीं दिया तो गवर्नमेंट को हटाओ, फिर कौन बचा? डिबेंचर और प्रेफरेंस। अगर आप इतना पैसा कमा ले कि आप डिबेंचर्स की और प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट कर देंगे, तो आपका ईबीआईटी उनकी पेमेंट के बराबर होना चाहिए, उसे फाइनेंशियल बीईपी बोलते हैं। ऐसा प्रॉफिट जो कि 0 रिटर्न और 0 टैक्स देगा गवर्नमेंट को, ऐसा मान के चलिए। ऐसा प्रॉफिट जो आपके फाइनेंस के खर्चों को झेल लेगा। अब मैं आया ऐसा प्रॉफिट निकालने चला मैं, देखो मेरी पहली सिचुएशन में मुझे बाहर वाले लोगों को कितनी पेमेंट देनी है, जरा पढ़िए। सिर्फ और सिर्फ कितने की? 20,000। अगर मैं ऑप्शन 1 का आपसे फाइनेंशियल बीईपी पूछूं तो आप क्या आंसर बोलेंगे? 20,000। ऑप्शन 2 का फाइनेंशियल बीईपी पूछो तो 40, ऑप्शन 3 का पूछो तो 60, ऑप्शन 4 का पूछो तो रुक जाइए रुक जाइए। अब यहां पर 80 बोलने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सुनो जरा ध्यान से। मैंने कहा चलो ठीक है, तुमने कहा 80,000, मैंने कहा लगाता हूं उसको, मैंने ईबीआईटी रखा 80,000 का। आप कह रहे हो कि प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट हो जाएगी, मैंने कहा चेक कर लेता हूं। ईबीआईटी रखा 80,000, माइनस किया 20,000, कितना बचा? टैक्स रेट कितना है? 50%। पता है आपको 50% सेट टैक्स का मतलब यहाँ पर कितना बचा? 30। तो यहाँ पर कितना जाएगा? 30। तो आप इस 30 में से प्रेफरेंस डिविडेंड को सिर्फ कितनी पेमेंट कर पाएंगे? 30,000 के। तो इसका 60,000 तो गड़बड़ है, जो आप बोल रहे थे 80,000 वाला पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि आपको यहां पर एक ऐसी अमाउंट चाहिएगी जो टैक्स रेट पे डिपेंडेंट होगी, कि जैसे इस क्वेश्चन में जो टैक्स रेट है वो कितना है? 50%। इसका मतलब अगर प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना है ना भाई साहब, तो आपके पास डबल अमाउंट होनी चाहिए, क्योंकि पहले गवर्नमेंट आधा लेगी और फिर आधा प्रेफरेंस को देना पड़ेगा। अगर ये 30% होता, इसका मतलब 30% कौन लेगा? गवर्नमेंट, और 70% कौन लेगा? प्रेफरेंस। तो इसका मतलब जो बाद वाली अमाउंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? टैक्स को माइनस करने के बाद वाली अमाउंट 70% को, इसीलिए डिवाइड करते हैं 1 माइनस टैक्स रेट से। नॉर्मल क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड निकालते समय नहीं करते हम। तो अगर मुझे केस नंबर 4 का फाइनेंशियल बीईपी निकालना है, इसका मतलब 20,000 प्लस 60,000 डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, तो कितना आ जाएगा वो? एक 20 प्लस 20, जो मैं बता रहा हूँ समझ पा रहे हो आप? दोबारा बता दूं एक बार, यहाँ 140 तक आपको लोगों को समझ में आया? ठीक है, एक बार 140 से सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को, कि ईबीआईटी अगर 140 का है तो क्या होगा। 140 में से माइनस करेंगे कितना? 20,000, कितना बचेगा? 120। फिर इसमें से माइनस करेंगे कितना? 50%, यानी कि 60। तो क्या 60,000 की पेमेंट देने के लिए इनफ है, और इक्विटी वालों को बचा बात बचा 0। क्या ये बात समझ में? अब क्या समझा रहा हूँ मैं उसे दोबारा से समझिए। मैंने कहा मान लीजिए मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को 40,000 की पेमेंट करनी है, प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को, और मैं आपसे चाहता हूं कि फाइनेंसिंग बीईपी क्या है, तो आपका दिमाग ये कहेगा कि 40,000 इसको और 20,000 इसको, तो कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 60। तो अगर यहाँ 60,000 हो और 20 माइनस कर दो तो यहाँ कितना आ जाएगा? 40। लेकिन क्या गवर्नमेंट 20,000 ले जाएगी मेरे? तो मेरे पास बचेंगे कितने? 20। तो क्या मैं इसके 40 की पेमेंट कर पाया? नहीं। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो अमाउंट है वो डबल होनी चाहिए। डबल का मतलब क्योंकि टैक्स रेट 50% है, तो आधा अमाउंट गवर्नमेंट ले जाएगी। तो अगर मेरे यहाँ पर 80 बच जाए और इंटरेस्ट का कितना देना है? 20, तो टोटल मिला कितना हो गया? 1 लाख। अगर 1 लाख का ईबीआईटी होगा तो पेमेंट हो जाएगी। अब इसलिए 1 लाख माइनस 20,000 कितना बचा? 80। 80 में से 50% चला गया, कितना बचा? 40। और ये कितना बचा? क्या ये बात समझ में? इसीलिए जो फाइनेंशियल बीईपी का फॉर्मूला बनाया गया, ये है फाइनेंशियल बीईपी का फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में ओनली डेट है तो फाइनेंशियल बीईपी इज इक्वल टू, अगर क्वेश्चन में डेट प्लस इंटरेस्ट है, डेट प्लस प्रेफरेंस है, तो क्या होगा? इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स। क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहे हो? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड रिप्रेजेंट कर रहा होगा टैक्स के बाद वाली अमाउंट, तो हम टैक्स के बाद वाले परसेंटेज निकालेंगे और 100% अमाउंट निकाल देंगे।
क्या ये बात समझ में आती है? और अगर क्वेश्चन में इक्विटी भी है तो उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला यही रहेगा। क्या फाइनेंशियल बीईपी समझ आया आपको? कुछ भी दिक्कत है इसमें? नहीं, अभी तक चैप्टर में कोई दिक्कत, कैसी भी शिकायत नहीं। आगे बात समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट वाले मुद्दे पे, और हमारा जो आज की क्लास का आखिरी मुद्दा है, हालांकि क्वेश्चन कराऊंगा। और इसके नीचे मैंने कुछ इंग्लिश लिखी हुई है, जरा उसे पढ़िए। अभी हमने ईपीएस आएगा अगर आप ईबीआईटी वो अचीव कर ले जो हम बोलेंगे, इसका मतलब ऑप्शन यही रहेंगे। तो मैंने क्या अभी आपके पास 4 ऑप्शन निकाले, क्या ये बात समझ में आई? तो ये कहते हैं कि भाई साहब ये, लेकिन ये जो इंडिफरेंस पॉइंट है ना, किसी दो के बीच में निकाल सकते हो आप, किसी भी दो के बीच में। जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेकंड के बीच में, फर्स्ट थर्ड के बीच में, फर्स्ट फोर्थ के बीच में, सेकंड थर्ड के बीच में, थर्ड फोर्थ के बीच में। मैंने कहा ठीक है, तो मैं पहले, मेरा मन कर रहा है मैं पहले फर्स्ट और सेकंड में निकालूं फाइनेंशियल बीईपी। कैसे निकलेगा वो समझाता हूँ। वो कहते हैं आप अपने पूरी इनकम स्टेटमेंट को एक फॉर्मूले में बना के बताइए मुझे। मैंने कहा ठीक है अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, माइनस और 1 माइनस टैक्स रेट। कहाँ तक पहुँच गया मैं, E80 तक। ये स्टेटमेंट ही तो चल रही है, मैं बस इसे इस तरीके से लिख रहा हूँ। और माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अगर क्वेश्चन में है तो, और फिर डिवाइड कर दूंगा किससे, n से। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो क्या सीधा ईपीएस तक पहुंच गया मैं? ऐसे ही इनकम स्टेटमेंट बनती है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर से ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट नंबर 2, क्योंकि उसमें अलग इंटरेस्ट आएगा, उसको मैं डिवाइड करने के बाद फिर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 माइनस टैक्स रेट। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है तो वो भी माइनस करेंगे, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इन केस अगर है तो, और डिवाइड करेंगे किससे, n1 से या n2 से, जो उसमें होंगे। मैंने कहा मैं इसको चेक कर रहा हूं ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड के बीच में, इन दोनों का फाइनेंशियल क्या निकाल रहा हूं मैं, इंडिफरेंस पॉइंट निकाल रहा हूं। अब आते हैं क्वेश्चन में कि जो मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये देखिए इस क्वेश्चन में इसे सॉल्व कराइए। ईवीआईटी कितना लिखूं जल्दी से बताओ, निकालना है। ईवीआईटी कितना है, निकालना है। माइनस इंटरेस्ट पे आते हैं। क्वेश्चन में इंटरेस्ट पहले वाले केस में कितना है, 20,000। तो मैंने कहा ठीक है 20,000। टैक्स रेट कितना रखा था मैंने, तो मैं सीधा लिख दूं 0.5। प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ है नहीं फर्स्ट वाले केस में। और इक्विटी शेयर्स कितने बने थे पहले वाले में, 80,000 के। कैसे पता चला, यहाँ से, याद है आपको? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 80,000। अब आते हैं इधर, ईवीआईटी मुझे ऐसा छोड़ना है क्योंकि ईवीआईटी ही तो निकालना है। माइनस करना है इंटरेस्ट 2, कितना है इंटरेस्ट 2, 40,000। 40,000 लिखा मैंने यहाँ पर। 1 माइनस टैक्स रेट मतलब फिर से 0.5, और माइनस करना है 0, और नंबर ऑफ शेयर कितना है उस केस में, 60,000। मुझे बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। काफी सारे बच्चे फंस जाते हैं इसमें, आसानी से सॉल्व करते हैं। देखो इसमें कैसे सॉल्व होगा। मैंने कहा इसको 0.5 से 0.5 कैंसिल, रुक जाइए पहले और भी आसान कर लेते हैं। पहले 4 जीरो है, 4 जीरो है, कट जाएंगे क्योंकि 60,000 ऊपर आ जाएगा ना, पता है आपको ये चीज। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं। क्या 0.5 से 0.5 कट सकता है? हाँ, मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए। इसका मतलब बचा क्या, अब इधर का 3 इधर आएगा, 3 ईवीआईटी माइनस 60,000, 20 तो नहीं होगा ना, नहीं, इक्वल्स टू 4 ईवीआईटी माइनस 1,60,000। क्या आप मुझे बता सकते हैं ईवीआईटी कितना आएगा? 1 लाख आएगा। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि तुम तो 2.5 लाख के ईवीआईटी पे जो निकाल रहे हो ना, तो ईपीएस तो अलग अलग ही आएगा। अगर आप फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में ईवीआईटी 1 लाख रख देंगे तो आपका ईपीएस बराबर आएगा। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन एक अगर आप कह रहे हो क्योंकि ऑप्शन बदल रहा है, डेट बदल रहा है, रेट बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा चेक करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में मान लीजिए मैंने 1 लाख का ईवीआईटी रखा, तो माइनस किया हमने इंटरेस्ट 80,000, फिर माइनस किया 50%, कितना बचा, 40,000। नेट इनकम कितनी बची, 40,000। 40 डिवाइड बाई 80, 0.5। उनके हिसाब से आंसर क्या रहा है, 0.5। मैंने कहा अगर सेकंड में भी 0. आया तब मजेदार वाली बात है। कैसे, 1 लाख माइनस किया कितना, 40, बचे कितने, 60। टैक्स रेट 30,000 गए तो कितना बचा, 30,000, और इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 60, डिवाइड कर दिए। इसे बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। क्या बढ़िया है या नहीं है ये बताओ?
आप मुझे इंडिफरेंस पॉइंट निकाल के दिखाएंगे सेकंड और थर्ड में। जी कितने मिनट लिखा आ रहा है उस पर, दिख रहा है क्या या ढक गया? 1 घंटे में बोला था मैंने जी। 1 घंटे नहीं हुए ना, मैंने कहा था 1 घंटे में चैप्टर पढ़ा दूंगा आपको एम अप्रोच छोड़ के। आया क्या रिजल्ट? एक बार मैं ही देख लूँ तब तक। नहीं आया। सेकंड वाले में शेयर 80,000 थे ना जी देख लीजिए, सेकंड के शेयर अपना क्वेश्चन ना बनाए। बिल्कुल ही 2 बजे देंगे क्या? मुझे तो लग रहा है 4 बजा देंगे आफ्टर वो बोला है तो इन्होंने 1 लाख सोच लेना। इसमें गलती के चांसेस होते हैं इधर उधर करने में मैथ की वजह से। सही बात, तुम्हारी मैथ नहीं, तुम्हारी कॉमन सेंस खराब है। 1 लाख आ रहा है? एक 1 लाख या तो सारे गलत हो गए। नहीं, मुझे निकिता से पूरी उम्मीद है 1 लाख है। अरे उससे ईपीएस निकाल के बताओ कितना आ रहा है। कई बार क्वेश्चन ये कहता है कंप्यूट द पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस एंड रेस्पेक्टिव ईपीएस। 0.5 आपका आया? मजा नहीं आया? थर्ड और फोर्थ में निकाल दो चलो। सर वो नहीं सेम सेम बस आएगा। जी नहीं, नहीं आएगा। नहीं आएगा। थर्ड फोर्थ थर्ड और फोर्थ में जी। थर्ड और फोर्थ। इस बार मुझे बच्चों से पूरी उम्मीदें हैं क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड ने लिवरेज में मुझे बड़ा मजा दिलाया था। इससे भी पीछे का कोई पेज नहीं मिला आपको? हाँ जी, इसके बाद क्या पलट के लिख लोगे? कॉपी में ही कर लेते हैं। रिजल्ट नहीं आ रहा है भैया। भूख भी लगाई अब तो। बताओ भाई आंसर सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा? एक बात और बता दूं मैं, कई बार कुछ ऑप्शंस के बीच में कोई भी इंडिफरेंस पॉइंट नहीं होता तो वो सॉल्व नहीं होगा। वही तो ईबीआई की तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। जी, इसका मतलब इन दोनों ऑप्शंस के पहले और सॉल्व कर लेना, पता चले पहले ही कर दिया। नहीं 0.5 इसका मतलब कई बार ऐसे ऑप्शंस आएंगे आपके एग्जाम में कि उसके बीच में इंडिफरेंस, इसका मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड की प्रेजेंस की वजह से, हर बार प्रेफरेंस डिविडेंड की प्रेजेंस की वजह से नहीं, नॉर्मली इनकी वजह से जो है इंडिफरेंस पॉइंट नहीं निकल पाएगा। हाँ जी, इनके किसी भी लेवल ऑफ ईबीआईटी पे ईपीएस सेम नहीं हो, ये मत समझना हमसे नहीं हो रहा। वो चेक करने के लिए फर्स्ट और थर्ड में निकाल दो जल्दी से। फर्स्ट और थर्ड में या फर्स्ट और फोर्थ में? फर्स्ट और थर्ड में उसमें तो ईबीआई 0.5 रख के देखो 1 लाख। फोर्थ में निकलवाओ ना उसमें। चलो फर्स्ट और फोर्थ में निकालो, हाँ चलो ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ में। सही बना x माइनस फिर से वही या आया कुछ? अलग सा बताओ कुछ।
कितना है? बहुत बढ़िया, 260, 260 और 140, दो आंसर आए हैं मेरे पास। वेरी गुड। अच्छा मेरे आंसर ज्यादा गलत है। मेरे तो मैच हो जाता है। तेरा मैच हो गया? आ ही नहीं रहा होगा। कुछ फर्स्ट और फोर्थ बोले ना, फर्स्ट और फोर्थ बोले ना। 260। अब तो हम ही गलत हो गए। आखिर से बताएंगे, हट जाओ आगे से, बताओ। 260। चलो मैं चेक कर लेता हूँ, इस पर बैठ के नहीं पढ़ाना चाहिए। किस किस में निकाला है आपने? फर्स्ट और फोर्थ में। आपने प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट तो नहीं किया है? चलो शुक्र है। फर्स्ट और फोर्थ की बातें आती हैं। EBIT माइनस इंटरेस्ट कितने का है फर्स्ट में? आप लोग बताइए, आप लोग। 260 आएगा। आप भी कर लो। क्या? 260 आएगा। अच्छा 0.5 नहीं उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड था। वाह, नहीं, 2 से मल्टीप्लाई होता है ना, वो 60,000 मैंने वो नहीं किया, सीधे बस 1 से किया। अलग अलग प्रकार की गलतियां हैं, लेकिन आंसर गलत है। सही आ गया ना 260। टैक्स डायरेक्ट नहीं कटेगा, पहले ये समझ आया आपको? 0.5 वाला, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड है इस केस में। चलो बहुत बढ़िया। ये है हमारा पूरा छोटू सा चैप्टर। अब इसमें से कहाँ गई मेन PDF इसकी? मैं भेजता हूँ। भाई झूठ नहीं हुआ, सच सच में नहीं हुआ। ये तो पिटवा ही नहीं। अरे वो हो गया होगा ना। सच में नहीं हुआ, आप पूरे पूरे आ गए। स्क्रीन पे पूरी पूरी आ रही है। Zoom में पूरा ही आता है। हम दोस्त ही ऐसे नहीं। बीट में पहले आओ, तो बात करूंगा इनसे। आया क्या रिजल्ट? देखो, नहीं PDF भी नहीं आया। मैं सोच रहा हूँ उससे पहले कुछ खा ही लूँ जाके ऑफिस में। मैं एक्चुअली सुबह सुबह नहीं खा के आया, मुझे लगा 11 बजे आ जाएगा तो उसके हिसाब से देखेंगे। अरे खाओ पियो, क्या पता बन जाए भाई। नहीं, थोड़ा जल्दी आने का मन था मेरा आज, मैंने कहा जल्दी आ जाता है, कई बार 8 बजे भी अपलोड कर देते हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया था आज। पर इंस्टा वालों ने मुझे बताएंगे तो नंबर है। इंस्टा वाले भी बता देते हैं। वो पहले बता नोटिफिकेशन आ 2 बजे आएगा। 2 बजे आ जाएगा? न्यूज़ में आया था। 2 बजे के आया था। 2 बजे तक खत्म कर देंगे क्लास। 1:53 पे कर देंगे, 5-7 मिनट खाने के लिए चाहिए। मैंने मम्मी से बोला था, मैंने कहा 11 बजे से पहले कुछ भेज देना, मैं खा लूँगा। 11 बजे के बाद भेजा। मना नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं ना जीवन में, वो डॉक्टर्स की बनाई हुई। और किसी का फैमिली डॉक्टर है, या वैसे जिसको रेगुलरली दिखाते हैं हम, जिसको वो उनको कुछ पाठ पढ़ा देते हैं जीवन में। 8 से 9 घंटे की नींद जरूरी है, खाने का, सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है, ये सब बातें उन्हें बोलते हैं वो। और आप जब जीवन में ऐसे लोगों से मिल चुके हो जो जिनमें 18-18 घंटे, 19-19 घंटे काम करते हैं, ऑफिस में ही सो जाते हैं, हमें लगता है हम कम मेहनत कर रहे हैं। अब वो कह रहे नहीं 8 से 9 घंटे सो। अब 8 से 9 घंटे डॉक्टर बोलते हैं, 8 बोलते हैं। नेचर ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंडेंट है। 6 घंटे अब वो डॉक्टर कहते हैं इनको चश्मे पहनवाओ, स्क्रीन का काम है, मैं लेंस कार्ड पे गया, कितनी सारी जगह मैंने कहा चेक करो, बार बार मैं तो जानबूझ के करा, तो चेक करो। और वो चेक करवाते करे ये दिख रहा है कि हाँ वो, और फिर मेरे ऊपर ग्लास लगाते हैं, मतलब उसके ऊपर ना मशीन के ऊपर, अब दिख रहा है, मैं कहा दिख रहा है मुझे तो, और सच में ही दिख रहा होता है। कह रहे इसमें थोड़ा और बढ़िया दिख रहा है, कि मैंने कहा भाई जो लिखा वही तो दिखेगा, बढ़िया के दिखेगा, वो अब पंछी है, ANR है तो पंछी बन के थोड़ी आ जाएगा। कह रहे ये वाला ग्लास लगाओ, ये वो वाला ग्लास है, क्या बोलते हैं जिसको, स्क्रीन,
स्क्रीन वाला जो है होता है। हाँ कह रहे इसमें देखो थोड़ा और क्लियर दिख रहा है। मैंने कहा जो है वही तो दिखेगा भाई, धुंधला होगा तो मैं बता दूंगा। ताकि आंखों पे इफेक्ट ना आए। क्यों होता है भाई, जब कुछ नहीं दिखेगा चश्मा लगा लेंगे पहले से कि पहने हम। EBIT EPS एनालिसिस के हमारे पास क्वेश्चन है काफ़ी सारे हैं, मैं बस मार्क करने बैठा हूँ कि आपको कौन कौन से करने हैं। ठीक है, ABC लिमिटेड के पास शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए की, उसकी इक्विटी शेयर वगैरह दिए हुए है 50,000 रुपये उसे और निकालने हैं, जिसके पास उसके पास 3 ऑप्शन है। क्वेश्चन कहता है प्रेजेंट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितने की है? 40,000 की। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑन EPS प्रिज्यूमिंग EBIT इंक्रीजेस बाय। इसका मतलब न्यू ऑप्शन में EBIT कितना हो जाएगा? 40। 50 40 तो पहले से है ना, कहाँ है? हाँ ये रहा। यही क्वेश्चन आप कर लेंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट है 18। किसमें? निकाल के कहाँ जाओगे? कुछ नहीं, वही तो मैंने बस पढ़ सॉल्व करना है स्टेटमेंट। अब कई बार बच्चे देखो क्या गलती करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। डिबेंचर कीड़ी निकालते समय हमारे सर ने बताया था कभी प्लेन परसेंटेज पे कुछ नहीं करना, 1 माइनस टैक्स रेट करना है हमेशा। तो 7% निकाल के और इंटरेस्ट निकाल दिया हमने। क्यों? सर ने बोला था। कौन से चैप्टर में बोला था, क्या निकालते समय बोला था, ये भी मैटर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसके जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ चुका है। किस लाइन के लिए मैं ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ लीजिए आप फटाफट से। अगर कंपनी के पास अभी 1 लाख रुपए हैं एम्प्लॉयड और वो 25,000 रुपये कमा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि 50,000 रुपये और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बताइए उनका EBIT कितना होगा? 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 25,000 रुपये कमा रहे थे, तो 50,000 और लगाएंगे तो कितना कमाएंगे? सेम ही करना है ना। हाँ, अरे कह दो पूरा कितना कमाएंगे? 50,000 पे कितना कमाएंगे वो नहीं पूछ रहा मैं। जब न्यू EBIT निकालेंगे तो कितना होगा? तो 25 तो पहले से ही है, तो न्यू EBIT कितना आएगा? इस लाइन के चक्कर में एक बार एक पेपर में, शायद नवंबर 20 या नवंबर 21 के पेपर में आया था एक बार क्वेश्चन में, उसने यही बोला था कि एडिशनल फंड्स निकालने हैं, और कई बच्चों ने सेम EBIT ले लिया था क्योंकि नए EBIT के बारे में कुछ नहीं बोला था। उन्होंने कहा था सेम रिटर्न की कमाई होगी एडिशनल इन्वेस्टमेंट पे, तो बच्चों को लगा था सेम कमाई होगी, और काफी सारे बच्चों ने उसको गलत कर दिया था कि हमने EBIT सेम ले लिया है। अभी वाले में आया था क्या? अभी वाले में नहीं आया था, 1-2 अटेम्प्ट पहले आया था। एक बार चेक करना कौन से वाले अटेम्प्ट में आया था। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक, क्वेश्चन करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 22 ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, चैप्टर में कुछ भी दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 क्यों बता रहा हूं मैं आपको, इस लाइन से पढ़िए, रीजन बता रहा हूं। कंपनी एक्सपेक्ट्स टू इंप्रूव इट्स रेट ऑफ रिटर्न बाय, इसका मतलब क्या है? 2% से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग रेट अगर मान लीजिए 20% हुआ, तो आप ये मत समझना 20 का 2%, नो 22 हो जाएगा। ये गलती बच्चे करते हैं। तो इसका मतलब आपको एग्जिस्टिंग रेट निकालना है, फिर न्यू रेट निकलेगा और न्यू रेट टोटल कैपिटल के ऊपर निकाला जाएगा। क्या ये बात समझ में है? ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन बट पी रेशियो इज लाइकली टू गो डाउन टू 8 हो जाएगी, पहले पी कुछ और रहा होगा। क्या ये बात समझ में? इसका मतलब पी का काम कहाँ था ये बताना। सबकी EPS निकल जाएगी, लास्ट में पी से मल्टीप्लाई आएंगे। पी है कितना? 10। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा उसमें तो 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो एग्जिस्टिंग है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 जिसमें भी इसने बोला है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो भी ऑप्शन में जिसके भी अगेंस्ट बोला है इसने, दोनों ही ऑप्शन में होंगे, दोनों ही ऑप्शन में होंगे। कब? अगर पूरा अमाउंट इफ द एंटायर अमाउंट इज रेज्ड एज टर्म लोन। वो कौन से ऑप्शन में है?
फर्स्ट। तो ऑल्टरनेटिव ए का जो पी रेशो है वो कितना है 8। अब ऑल्टरनेटिव उसके बारे में इसने कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब क्या है 10 ही रहेगा भाई, उसने बोला नहीं है कि गिर जाएगा, इसका मतलब जो पहले है वही रहेगा। वही रहेगा। क्या ये बात समझ आती है? इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, सॉल्व कराओ, आप बताओ सॉल्व कराओ या कर लोगे? कर लोगे, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? ठीक। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए क्वेश्चन ने कहा पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस निकालिए आप, और आपके पास 4 ऑप्शन है, तो क्या करना पड़ेगा? ए बी बी सी सी डी सब में निकालने पड़ जाएंगे, हालांकि ऐसा आएगा नहीं पेपर में, मतलब जब बोला ना हो कौन से पॉइंट के बीच में तो सभी में निकालने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे 27वें क्वेश्चन का इंडिफरेंस पॉइंट निकाल के दिखाइए जल्दी से, क्वेश्चन आपके सामने अभी जी। आंसर सही आना चाहिए, और इसके अंदर इंडिफरेंस पॉइंट है तभी पूछा है। घनश्याम सर का मैसेज आया है। भाई तुम कल कन्यादान पे बैठे थे बस, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बहुत पुण्य का काम होता है ना, इसलिए मेरा धर्म बनता है आज कुछ ना कहूँ तुमसे। कितना ये देखने वाली आदत छोड़ दो, पेपर में बड़ी परेशान करेगी। बताइए 18 लाख। आप लोग 10th तक एक साथ पढ़ते थे, आगे पीछे क्लास में थे? साथ में पढ़ते। देखो सीए कोर्स की कितनी मज़ेदार वाली बात है, बिछड़े दोस्तों को भी मिला दिया उसने। स्ट्रीम भी अलग ले ली थी आपने फिर भी, है ना, ये एक ही कोर्स कर सकता है बस। ईपीएस निकाल के देखा, 18 बोल रहे हो, कैसे चेक करेंगे? पता चल जाएगा, चेक करो। अभी आ जाएगा। अभी निकालना है और क्या। और कैलकुलेशन करते समय गलती मत कर देना, पता चले ईपीएस निकालते समय गलती कर दी और तुम्हें लग रहा है कि ईबीआईटी गलत निकला है। सुन लेना आप, क्वेश्चन सही करके फिर उसे काट देंगे, आ ही नहीं रहा इसमें, फिर उसमें कंक्लूजन लिखेंगे कि देयर इज नो इंडिफरेंस पॉइंट अवेलेबल। क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके अंदर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 करना है, 28 करना है, सब प्रैक्टिस के लिए है। 9th कोई बात नहीं, फिर भी करना है। सॉल्व करना है, सॉल्व, कहीं भी नहीं लिखा मैंने ट्राई करना है। समझ में आ गई बात? इतनी बातें आप कर लेंगे तो कल की क्लास में मैं आपको कराऊंगा जो कि इस चैप्टर का माना जाता है मेन पॉइंट, हालांकि मुझे नहीं लगता पेपर में कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, कई बार बच्चे कहते हैं एमएम अप्रोच की वजह से हम चैप्टर को पढ़ कर ना भूल गए।
छोड़ दिया हमने, क्योंकि एमएम अप्रोच समझ में नहीं आती, आर्बिट्रेज अप्रोच समझ में। लेकिन आर्बिट्रेज अप्रोच का क्वेश्चन हर पेपर में ऐसा जरूरी नहीं है, और सिर्फ एमएम अप्रोच का आया हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। कल मैं आपसे आप एग्जाम में से निकाल के लाएंगे कि कौन से एग्जाम में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आए, कौन से अटेम्प्ट में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, ये आप कल निकाल के लाएंगे और कल इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन ट्राई करने वाला नहीं है, सॉल्व करने वाले हैं सारे। आ गई बात समझ में? पक्का आप बंद कर सकते हैं, मैंने कहा था 1 घंटे के आसपास का चैप्टर होगा, बाकी तो